नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। धान की फसल में फिप्रोनिल का इस्तेमाल और खास तौर पर बकानी रोग के संदर्भ में। हाँ, ये बकानी वाला मामला थोड़ा अलग है फिप्रोनिल के साथ। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो जमीनी स्तर के उपयोग पर आधारित है, मतलब किसानों के अपने अनुभव इसमें शामिल हैं। हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि भाई फिप्रोनिल आखिर काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, और सबसे खास बात ये बकानी जैसे फंगस वाले रोग को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जो कि एक कीटनाशक के लिए सही कहा आपने, काफी अनोखा दावा लगता है ना? तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि फिप्रोनिल जब जमीन में दानेदार रूप में डालते हैं, हाँ, जैसे वो 0.3% या 0.6% वाला रीजेंट आता है। हाँ वही, तो उससे शुरुआती अवस्था में जो कीड़े लगते हैं जैसे रेड वर्म या दीमक, उन पे अच्छा कंट्रोल मिलता है और इसका असर भी काफी लंबा टिकता है। ये तो इसका सीधा कीटनाशक वाला काम हो गया। सही। पर अब आते हैं उस दिलचस्प बात पर कि ये बकानी रोग को कैसे कंट्रोल करता है। देखिए, यहीं पर बात थोड़ी घूम जाती है। बकानी होती तो फंगस से, फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरोराया नाम की। हाँ, वो तो पता है। पर ये फंगस करती क्या है? ये पौधे में जिब्रेलिक एसिड, जो एक ग्रोथ हार्मोन है, उसे बहुत ज्यादा बनवा देती है। अच्छा, और इसी ज्यादा हार्मोन से पौधा बेतहाशा लंबा होने लगता है? बिल्कुल, एकदम अस्वाभाविक रूप से लंबा, पतला, कमजोर, वही बकानी का लक्षण है। तो फिप्रोनिल? हाँ, तो फिप्रोनिल का कमाल यह है कि वो सीधे उस फंगस को शायद नहीं मारता। अच्छा, फिर? बल्कि वो पौधे के सिस्टम में जाकर इस ज्यादा जिब्रेलिक एसिड बनने वाले प्रक्रिया को ही धीमा कर देता है। मतलब एक तरह से ब्रेक लगा देता है उस अनचाही ग्रोथ पर। हाँ, बिल्कुल सही। पौधे की उस अनियंत्रित लंबाई को रोक देता है। तो ये कीटनाशक है, पर काम कर रहा है एक ग्रोथ रेगुलेटर या मंदक की तरह, सिर्फ उस एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग तरीका हुआ काम करने का। मतलब कीटनाशक है पर रोग के लक्षण पर असर डाल रहा है, सीधे फंगस पर नहीं। सही पकड़ा आपने। तो फिर सवाल ये है कि किसान इसे इस्तेमाल कैसे करें, कब करें कि सबसे ज्यादा फायदा मिले। देखिए, अनुभव ये बताता है कि बकानी कंट्रोल के लिए फसल जब 15 से 18 दिन की हो जाए, वो अवस्था सबसे उत्तम रहती है। ठीक है, 15 से 18 दिन। और तरीका क्या है, स्प्रे या जमीन में? दोनों तरीके बताए गए हैं। अगर स्प्रे करना है तो करीब 250 ml प्रति एकड़। 250 ml लिक्विड? हाँ, लिक्विड। और खेत में हल्की नमी हो तब स्प्रे करना है, जिसे वो चिपक अवस्था कहते हैं। न बहुत सूखा न बहुत गीला। और स्प्रे के बाद? स्प्रे के बाद 2 बार पानी देना जरूरी बताया गया है, ताकि दवा ठीक से जड़ों तक पहुंच जाए। और अगर खेत में पानी भरा हुआ हो, जैसे धान में अक्सर होता है, तब स्प्रे तो मुश्किल होगा। हाँ, तब स्प्रे उतना कारगर नहीं होगा। उस स्थिति में दानेदार फिप्रोनिल बेहतर है। अच्छा, वो रीजेंट वाला? हाँ, लगभग 6 किलो प्रति एकड़, जो 0.6% वाला आता है, उसे यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। यूरिया के साथ मिलाकर? ठीक है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि लिक्विड फिप्रोनिल को ही यूरिया पर लपेटकर, मतलब कोट करके छिड़क देते हैं। अच्छा, उससे काम चल जाता है? चल तो जाता है, पर उसमें शायद मात्रा 500 ml तक करनी पड़ती है, और कहा जाता है कि असर दानेदार जितना पक्का नहीं होता, थोड़ा कम हो सकता है। समझ गई। अच्छा, एक और बात, क्या इसे दूसरे कीटनाशकों के साथ मिला सकते हैं? मान लीजिए किसी को तना छेदक की भी चिंता है। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इसे अकेले इस्तेमाल करने की ही सलाह दी गई है। अकेले मतलब इसके साथ रॉकेट वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं? हाँ, जरूरत नहीं बताई गई। अलबत्ता इसे कोराजन के साथ मिलाने की बात जरूर कही गई है। कोराजन के साथ? क्यों? शायद इसलिए कि दोनों का एक्शन का तरीका अलग है, तो शायद वो कंपैटिबल हों और किसान का एक स्प्रे बच जाए, पर बेहतर है अकेली डालें। ठीक है। और ये कितना असरदार है? मतलब अगर बकानी लग गई है पौधे में, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। जिन पौधों में बकानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो ठीक नहीं होंगे। फिप्रोनिल उन्हें वापस नॉर्मल नहीं कर सकता। ओह, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि स्प्रे करने के लगभग 24 घंटे बाद ये बीमारी को नए पौधों में फैलने से रोक देता है। स्प्रेड रुक जाता है। अच्छा, फैलाव रुक जाता है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक अच्छी बात ये भी है कि जो पौधे प्रभावित हो भी गए हैं, उन्हें काटने की जरूरत नहीं। क्यों? वो तो खराब हो गए ना। उनमें बाद में जो फुटाव आता है, जो नए टिलर निकलते हैं, वो अक्सर स्वस्थ होते हैं, और उनमें बालियां भी ठीक ठाक लग जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पौधा पूरी तरह बेकार नहीं जाता। बिल्कुल। नर्सरी अवस्था के लिए भी कुछ सुझाव है, क्योंकि अक्सर ये बीमारी नर्सरी से ही खेत में आती है। हाँ, बिल्कुल। नर्सरी के लिए एक सस्ता और असरदार तरीका बताया गया है। 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर नर्सरी में स्प्रे कर दें। बस 2 ml प्रति लीटर? हाँ, इससे नर्सरी लेवल पर ही काफी हद तक कंट्रोल मिल सकता है। और ये तो खैर है ही कि रोपाई से पहले अगर बकानी वाले पौधे दिखें तो उन्हें नर्सरी से निकाल देना सबसे अच्छा है। वो तो है ही, सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। हाँ। और सबसे अहम सवाल, लागत। किसानों के लिए खर्च बहुत मायने रखता है। हाँ, लागत के लिहाज से भी ये काफी किफायती बताया गया है। करीब 225 रुपए, मतलब 225 रुपए प्रति एकड़ की डोज। बस 225 रुपए प्रति एकड़? ये तो वाकई काफी सस्ता है। हाँ, और ये आंकड़े किसानों के अनुभव पर आधारित हैं, जिन्होंने इसे इस्तेमाल करके देखा है और अच्छे नतीजे पाए हैं, ऐसा स्रोत का दावा है। ये सालों के प्रैक्टिकल अनुभव की बात है।
तो कुल मिलाकर देखें तो फिप्रोनिल सिर्फ कीड़ों को मारने वाला एक रसायन नहीं है, नहीं, बल्कि धान में बकानी रोग को मैनेज करने का एक कह सकते हैं अप्रत्याशित या अनूठा तरीका भी है। बिल्कुल और ये पौधे की अपनी अंदरूनी व्यवस्था उसके हार्मोन सिस्टम पर असर डालकर काम करता है। सही कहा। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे रसायन पौधों के अंदर काम करते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही ना हो। हाँ बिल्कुल, बहुत से कीटनाशकों या दूसरी दवाओं के ऐसे अप्रत्यक्ष असर हो सकते हैं जिन्हें शायद अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है। ये भविष्य के शोध और अवलोकन के लिए एक बहुत ही दिलचस्प दिशा हो सकती है। निश्चित रूप से काफी संभावना है।